Hello everyone, a very warm welcome to Civil Step IES and I welcome you all to our another session on international relations in our Pratibha series. बच्चे पिछले 2-3 लेक्चर्स से हम इंडिया के जो बायलेटरल रिलेशंस है विद डिफरेंट कंट्रीज वो कवर कर रहे हैं, तो उसी टॉपिक को आज आगे लेके चलते हैं एंड टुडे आल्सो विल बी कवरिंग द सेम टॉपिक बट विद अनदर कंट्रीज, ठीक है ना, जिसमें हमारी जो कि हमारे अगर हम यूपीएससी के हिसाब से बात करें तो दैट इज अ न्यू एंड एन इमर्जिंग रिलेशन, ठीक है ना, और हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए ये कंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है जी। तो चलिए हमारी आज की स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ओके, सो अगेन टुडे अगेन आल्सो, ठीक है ना, विल बी वर्किंग ऑन दिस बायलेटरल ग्रुपिंग्स, ठीक है ना। सो जो हमारी कंट्री आती है दैट इज इंडिया एंड इजराइल, ठीक है ना। सो अगर हम इंडिया और इजराइल के रिलेशंस की बात करते हैं आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, तो इंडिया लुक्ड आउट फॉर न्यू पार्टनर्स, ठीक है ना, क्योंकि अब तक टिल 1991 और 1992 हमारी जो सोल डिपेंडेंस थी वो रशिया के ऊपर थी, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन एंड ड्यू टू आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि हमारी कंट्री में एलपीजी पॉलिसी भी तब तक आ चुकी थी, तो वी वांटेड टू डाइवर्सिफाई आवर बास्केट, चाहे वो ट्रेड है चाहे वो डिफेंस है, तो उसके लिए भी स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर न्यू पार्टनर्स। हम आसियान नेशंस की तरफ गए हैं, हम वेस्ट की तरफ आए हैं, तो उसी में वेस्ट की अगर हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री जो हमारे लिए आज भी साबित हो रही है, सो दैट इज इंडिया एंड इजराइल, ठीक है ना। सो अगर हम दोनों कंट्रीज की बात करते हैं, सो बोथ द नेशंस, सो दे आर कोलैबोरेटिंग ऑन डिफरेंट एरियाज सच एज एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड आपका डिफेंस सेक्टर। so, ये 3 ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया और इजराइल एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों कंट्रीज के डिफेंस रिलेशंस की बात करते हैं तो डिफेंस जो हमारे बायलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं तो बायलेटरल रिलेशंस हमारे बहुत पहले ही बन चुके थे, बट ऑफिशियली जो हमारे वहां पे एम्बेसी स्टैब्लिश हुई है दैट एस्टैब्लिश्ड वे लेटर, ठीक है, 1992 के बाद हमने वो चीज स्टैब्लिश की है। तो कहीं ना कहीं उस 1990s के पीरियड के बाद ही हमारी इजराइल के साथ जो रिलेशन है वो फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में स्टार्ट होने शुरू हुए थे, ठीक है जी। सो अगर हम दोनों कंट्रीज की बात करते हैं, सो वी आर हैविंग बायलेटरल रिलेशंस व्हिच फोकसेस ऑन काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड इनोवेशन। जब हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल अब आज हम सभी देख रहे हैं, ठीक है ना, इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है वहां पे हम सबने इजराइल की टेक्नोलॉजी देखी है, ठीक है ना, उनकी क्या टेक्नोलॉजिकल रीच कहां तक पहुंची हुई है वो हम सबने देखी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया इज कोलैबोरेटिंग विद इजराइल ऑल्सो, हम उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं पर्टिकुलरली इन डिफेंस, ठीक है जी, टेक्नोलॉजी और आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आज की डेट में हमारी कंट्री में हर जगह वी कैन सी दी स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है ना। सो वो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है और जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी हमारी आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई वो सारा का सारा वो जो क्रेडिट है वो हम इजराइल को देते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मेजर सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया और इजराइल एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसी चीज के ऊपर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। So India established its full diplomatic relations only 1992। चाहे हमने वी वर्दी हम कह सकते हैं कि हाँ जी वी हैड established our relations way back in 1950s and 60s itself, but full diplomatic relations हमारे 1992 के बाद ही बने हैं, ओके। और अगर हम रिलेशंस की बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज के बीच में 2 मेन पिलर्स रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ कोलैबोरेशन, ठीक है ना। सबसे पहला आता है आपका डिफेंस एंड दूसरा आता है आपका एग्रीकल्चर। तो ये मेन ऐसे एरियाज हैं, ठीक है ना, विच फॉर्म्ड द पिलर ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, ठीक है ना। एंड अगर हम आज की बात करते हैं, ठीक है ना, सो द रिलेशंस दे हैव इंक्रीज्ड रैपिडली, जिसमें बहुत सारे नए सेक्टर्स भी आते हैं, जिसमें आपकी हाई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्रिटिकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, R&D है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वो सारे के सारे इन एलिमेंट्स का जो हम क्रेडिट है वो पूरा का पूरा हम इजराइल को देते हैं, ओके। सो अगर हम पॉलिटिकल रिलेशंस की बात करते हैं, सो बोथ द कंट्रीज सो दे हैव हाई लेवल एक्सचेंजेस, ठीक है ना, एंड मिनिस्टीरियल विजिट्स ऑल्सो, ठीक है ना। दोनों कंट्रीज के लीडरशिप हैं वो एक दूसरे के साथ विजिट करते हैं, मिनिस्टीरियल लेवल पे भी विजिट्स होते हैं। एंड मोर सो अगर हम एक प्लेटफॉर्म की बात करें जहां पे वी आर एंगेजिंग विद इजराइल, ठीक है ना, वो आता है आपका I2U2, ठीक है ना। इस I2U2 के बारे में हमने इंडिया और यूएस के चैप्टर में भी डिस्कस किया था। सो दिस इज दैट प्लेटफॉर्म जहां पे हमारा इजराइल के साथ भी कोलैबोरेशन चल रहा है, और ये वो एक ऐसा आपका एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रैटेजिक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या मेन ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन का? टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक इनोवेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी, क्योंकि इस I2U2 का जो रीजन ऑफ एक्शन है सो दैट इज वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया में ये काम करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस रीजन में रीजनल स्टेबिलिटी को लेके ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, एंड वी आर कोलैबोरेटिंग एंड कोऑपरेटिंग विद इजराइल ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आल्सो, ओके।
एंड देन कमिंग टू इकोनॉमिक एंड कमर्शियल टाइज, सो अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं 1992 में, ठीक है ना, सो 1992 की अगर हम बात करते हैं तो 1992 में जो ट्रेड था वो $200 मिलियन का था, ठीक है ना, ठीक है ना, और जो कि अगर हम 2023 की बात करेंगे, ठीक है ना, सो विच इंक्लूड दिस 30 ईयर्स, 30 साल के पीरियड में कितना इंक्रीज हुआ है, $200 मिलियन से ये इंक्रीज हो चुका है $10 बिलियन। सो दैट्स अ ह्यूज जंप। हम नंबर्स की बात करते हैं। अब इसमें डिफेंस नहीं है, डिफेंस एक अलग सेक्टर आपका बनता है, ठीक है ना, डिफेंस को छोड़ के अकेले इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स में हमारे इतना ज्यादा जंप हुआ है, 200 मिलियन से 10 बिलियन तक हमने किया है इन 3 सालों में। तो कह सकते हैं कि हाँ जी, इसराइल के साथ जो हमारे इकोनॉमिक रिलेशन है और बायलैटरल रिलेशन है वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है ना। एंड पर्टिकुलरली ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इंडिया के फेवर में चलता है, ठीक है। एंड इंडिया इज Israel's third largest trading partner in Asia and 7th largest globally. So again, this shows the importance of India for Israel also, that India is the third largest trading partner of Israel. Okay, so very important fact. अब सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इकोनॉमी का, हमने देख लिया कि हाँ जी बहुत अच्छा हमारा रिलेशंस बने हुए हैं। एंड अब आता है जो मेन पिलर है, जो पहला मेन पिलर है जो हमने डिस्कस किया था, दैट इज डिफेंस, ठीक है ना। सो इजराइल हैज रिमेन द टॉप आर्म सप्लायर टू इंडिया इन द पास्ट 2 डेकेड्स। 1992 के बाद जब हमने डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद से इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर के रूप में साबित हुआ है व्हेन इट कम्स टू डिफेंस सप्लाई टू इंडिया। Okay, so both the countries they are cooperating on security issues including the joint working groups on counter terrorism. तो बच्चे जब भी हमने अपने यूपीएससी के आंसर्स की बात करनी है तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं which make a huge difference, ठीक है ना, जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन फैक्ट्स को, इन पॉइंट्स को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो ताकि आपका जो आंसर है वो क्वालिटी आंसर हो, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि हाँ जी क्वेश्चन आया और आपने कुछ भी लिख दिया है, यू आर राइटिंग अ वेरी जनरलाइज्ड आंसर, ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं। और आईआर तो पेपर 2 का हमारा हिस्सा है और पेपर 2 में जनरली नंबर बहुत कम आते हैं, तभी आपके आंसर में वो क्वालिटी दिखनी चाहिए और वो क्वालिटी इन्हीं ग्रुप से, इन्हीं फैक्ट से आएगी, ठीक है ना। सो बोथ द नेशंस, सो दे हैव सेट अप अ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म आल्सो। एंड देन हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, सो दे आर यूजिंग द इजरायली, ठीक है ना, जो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है विच इज AWACS, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। हेरॉन ड्रोन्स हैं, बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये सारे के सारे जो आपका हार्डवेयर है, ठीक है ना, आपका जो डिफेंस हार्डवेयर है वो हमने इजराइल से लिया है, ठीक है ना। और क्या है, इजराइल इज आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है ना। सो इजरायली डिफेंस कंपनीज है, चाहे वो IAI है, चाहे वो एलबीट है, चाहे वो रिफेल एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स है, ठीक है ना। सो दे हैव एस्टैब्लिश्ड पार्टनरशिप विद वेरियस इंडियन फर्म्स आल्सो, ठीक है ना। सो विच विल बी मैन्युफैक्चरिंग specialized subsystems to enhance the homeland security system in our country. तो कहीं ना कहीं these Israeli defense companies are partnering with Indian companies and all these military hardwares will be manufactured in India. तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में एक टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है ना। एंड ऑल्सो दिस इज गोइंग टू गिव अ मेजर फिलिप टू आर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, जो जिसमें हमारी कंट्री ने का एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी कंट्री को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए उस विजन में इजराइल एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, एंड पर्टिकुलरली इन द डिफेंस सेक्टर, ठीक है। अब सेकेंड इज योर एग्रीकल्चर, ठीक है ना। सो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, सो एग्रीकल्चर कोऑपरेशन बिटवीन द टू पार्टीज इज फॉर्मलाइज्ड थ्रू अ 3-year एक्शन प्लान, ठीक है ना। वर्किंग ग्रुप बनता है और उसके बाद एक्शन प्लान बनते हैं। तो एग्रीकल्चर लाइक डिफेंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर फॉर इंडिया। ओके, सो द 5th 3-year ज्वाइंट वर्किंग प्रोग्राम, ठीक है ना, वो साइंड इन 2021, अभी रिसेंटली हुआ है, जिसके अंदर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किए गए हैं, ठीक है ना। सो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के अंडर क्या किया जा रहा है, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रमोशन हो रही है, ठीक है ना। उनकी प्रोसेसिंग के लिए यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं एंड सिर्फ 1 या 2 प्लेसेस पे नहीं है। सो दीज आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड थ्रू आउट आवर कंट्री, ठीक है ना। हमें रिसेंटली हमने देखा भी है कि कैसे जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, सो ही हैज विजिटेड जम्मू कश्मीर आल्सो, ही हैज विजिटेड हरियाणा आल्सो, ही हैज विजिटेड गुजरात आल्सो। तो हमारी कंट्री को थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ आवर कंट्री इजरायली जो लीडरशिप है उन्होंने विजिट किया था। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को डेवलप करने में यहीं से हम देख सकते हैं कि हाँ जी कैसे इजराइल हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है। सो दैट वी आर एबल टू मेक आवर एग्रीकल्चर मोर रिजिलियंट, मोर सो जब आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से इतना ज्यादा वो एग्रीकल्चर हमारा वल्नरेबल हो चुका है, ठीक है जी। सो ऑल्सो बोथ द कंट्रीज दे हैव साइंड अ, ठीक है ना, आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन
वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन नवंबर 2016। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है ना, अगर हम और बात करते हैं, ठीक है ना, सो अगर हम इजराइल की बात करते हैं, इजराइल हैज मास्टर्ड द टेक्निक ऑफ डीसैलिनेशन बिकॉज इजराइल इज सिचुएटेड ज्योग्राफिकली, इट इज प्रेजेंट इन अरेबियन पेनिनसुला। तो वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, फ्रेश वाटर का सोर्स में बहुत ज्यादा, सो देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो इंडिया इज एनविजनिंग टू गेट दैट सेम टेक्नोलॉजी ऑफ डीसैलिनेशन, और कैसे हम अपनी कंट्री में, जो हमारी कंट्री में भी बिकॉज एग्रीकल्चर वल्नरेबल है, ठीक है ना, बहुत क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो फ्रेश वो जो पानी का जो सोर्स है वो हमारी कंट्री में भी कम होने वाला है, ठीक है ना। वो एवरी ईयर, एवरी समर सीजन में वी विटनेस दी, ठीक है ना, शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। तो कहीं ना कहीं वी आर वर्किंग विद इजराइल टू गेट दैट टेक्नोलॉजी ऑल्सो, जैसे कहाँ से हम डिसैलिनेशन के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो जो टेक्नोलॉजी हम इंडिया में लेकर आए, ताकि हमारी कंट्री में जो आपके फ्रेश वाटर की जो स्कैर्सिटी फील होती है वो इन फ्यूचर ईयर्स वो कम से कम हो सके। ओके, सेकंड नेक्स्ट आता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो बोथ द कंट्रीज, सो दे हैव एस्टैब्लिश्ड a joint committee on science and technology under the science and technology cooperation agreement which was established way back in 1993 itself, ठीक है जी। जिसके अंदर आपके इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड विच इज टेट्रा I4 एस्टैब्लिश हुआ है, which will secure cooperation between the Department of Science and Technology of India and the Israeli Innovation Authority, ठीक है ना, to promote, facilitate and support joint industrial R&D project। because अगर हम इजराइल की बात करते हैं तो इजराइल is considered as a startup hub of the world, तो इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। सो कहीं ना कहीं वी आर बैकिंग अपॉन दैट टेक्नोलॉजी कि हाँ जी, बिकॉज इवन वी वांट टू गेट होल्ड ऑफ दैट ना न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, चाहे वो स्टार्टअप की बात हो जाए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है। तो इस केस में हम, ठीक है ना, वी आर कोलैबोरेटिंग एंड कोऑपरेटिंग विद इजराइल इन द टेक्नोलॉजी पार्ट ऑल्सो, इन द इनोवेशन पार्ट ऑल्सो, ठीक है जी। नेक्स्ट इज एनर्जी। सो एनर्जी की बात करते हैं तो तमार एंड लिवियांथन जो गैस फील्ड्स हैं ऑफ द कोस्ट ऑफ इजराइल, सो ठीक है ना, सो दे हैव बीन एक्सप्लोर्ड रिसेंटली बाय बोथ द नेशंस, ठीक है ना, एंड इंडिया हैज बीन एबल टू, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज, ठीक है ना, जिसको, ठीक है ना, विच हैज पुट अप द बिड फॉर द जॉइंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट एंड इंपोर्ट नेचुरल गैस फ्रॉम दीज इजरायली फील्ड्स, ठीक है ना। तो अब जब तक हमारा इकोनॉमी है, डिफेंस है और एग्रीकल्चर है, अब हम किस, हमारा क्या हो, किस चीज के का पर काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग अपॉन इंपोर्टिंग, ठीक है ना, पहले तो जॉइंट एक्सप्लोरेशन एंड देन इंपोर्टिंग दी LNG विच विल बी एक्सप्लोर्ड फ्रॉम दीज गैस फील्ड्स ऑफ द कोस्ट ऑफ इजराइल, एंड उस गैस को हम इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा ONGC विदेश, भारत पेट्रो रिसोर्सेज, इंडियन ऑयल एंड ऑयल इंडिया, ठीक है ना, सो दे वर अवॉर्डेड एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस बाय द इजरायली गवर्नमेंट, ठीक है ना, विच इज डेफिनेटली अ क्लियर साइन किस चीज का, ऑफ द ऑनगोइंग डाइवर्सिफिकेशन इन द टाइज बिटवीन द टू नेशंस, बिकॉज ये एक ऑल टुगेदर एक नया वो है, वो सेक्टर है, इसमें इंडिया और इजराइल की कोई भी अब तक कोलैबोरेशन नहीं है, ठीक है ना, कोई भी कोऑपरेशन नहीं है। सो दिस इज ऑल टुगेदर अ न्यू एरिया, और कहीं ना कहीं दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को और इंप्रूव करने की बात करते हैं, ठीक है। देन अबाउट कल्चरल एक्सचेंज, सो अगर कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 85,000 जो ज्यूज है, ठीक है ना, of Indian origin, so they live in Israel, ठीक है ना, and most they arrived during 1950s and 60s with the majority from Maharashtra, केरला एंड कोलकाता। तो हमारी कंट्री के बहुत सारे ज्यूज पॉपुलेशन है, ठीक है ना, जो कि इजराइल में एस्टैब्लिश्ड है, एंड सम इंडियन ज्यूज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आल्सो, दे हैव आल्सो माइग्रेटेड रिसेंटली। तो हमारा बहुत सारा अच्छे नंबर में हमारा जो डायस्पोरा है वो इजराइल में सेटल्ड है, ठीक है जी। But then coming to academic collaboration, तो academic agreements भी established हुए हैं between India and Israel, ठीक है ना, so they have been established between the universities of both the countries, fostering collaboration and educational exchange, ठीक है ना। कैसे आप एजुकेशन में आप वो डाइवर्सिफिकेशन लेके आ रहे हैं, कैसे यू आर बिल्डिंग अप गुड रिलेशंस विद लाइक माइंडेड नेशन, सो दैट हमारा जो स्टूडेंट है, हमारा जो यूथ है, उसमें ही वो चीज, वो इनोवेटिव हम माइंडसेट प्रोवाइड करें ड्यूरिंग देयर एजुकेशन फेज ओनली। ओके, 2013 में फंडिंग प्रोग्राम फॉर द जॉइंट एकेडमिक रिसर्च वाज इवन आल्सो लॉन्च, ठीक है ना, इन्वॉल्विंग द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इजरायली साइंस फाउंडेशन, ठीक है ना। सो दोनों कंट्रीज के बीच में एक फंडिंग प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है, तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ जी, कैसे हम स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर हम कैसे वो रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली डन बाय बोथ द नेशंस। ओके,
देन अब ये दिस वाज अबाउट दी, हम कह सकते हैं कि हाँ जी व्हाट डू वी कॉल इट, दैट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है ना। बट अगर हम अब बात करते हैं, सो इजराइल, जब भी हम इजराइल को देखते हैं तो इजराइल को लेके हमेशा जो एक नाम दिमाग में आता है, सो दैट इज द इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन दिस इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, ठीक है ना। सो इंडिया फॉलोड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना। हमने नेहरूवियन एरा में ये चीज शुरू कर दी थी, ऑफ द थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना। एंड वी हैव कंसिस्टेंटली शोन आवर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज, ठीक है ना, कि हम बिकॉज हम सॉलिडारिटी को अगर हम देखें, ठीक है जी, हम मैनकाइंड को देखें तो वी हैव ऑलवेज एक्सप्रेस्ड और सॉलिडारिटी फॉर द यू नो फॉर द पैलेस्टीनियन कॉज, ठीक है ना। बट अगर हम बात करते हैं, ये चीज हमने दिखाई ही है, ठीक है ना, ये हमने यूएन के प्लेटफॉर्म पे भी दिखाया है, ये हमने नाम के प्लेटफॉर्म पे भी दिखाया है, हमने अरब नेशंस को भी ये चीज हमने बहुत क्लियरली पोर्ट्रे की हुई है कि हमारा क्या विजन है आपके पैलेस्टीन को लेके, ठीक है ना। एंड ठीक है, इंडिया वाज वन ऑफ द लास्ट नॉन मुस्लिम स्टेट टू रिकॉग्नाइज इजराइल एंड इट बिकेम द फर्स्ट नॉन अरेबियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज द ऑफिशियल जो गवर्नमेंट थी पैलेस्टीन की। तो ये चीज दिखाता है कि हाँ जी कैसे हम, चाहे वी एस्टैब्लिश्ड our diplomatic relations with Israel, but कहीं ना कहीं we were the last non-Muslim state to recognize Israel. तो ये चीज दिखाती है। एंड ऑल्सो वी वर द फर्स्ट नॉन अरेबियन कंट्री, अरेबियन पेनिनसुला के बाहर वी वर द फर्स्ट नॉन अरेबियन कंट्री जिसने पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किया। तो दिस शोज आर विजन, आर सॉलिडारिटी विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है जी। एंड ऑल्सो ठीक है ना, इंडिया हैज स्ट्रेस्ड दैट नो ऑल्टरनेटिव टू टू स्टेट सॉल्यूशन कैन गारंटी पीस एंड बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन। तो जो भी इजराइल पैलेस्टीन के बीच में जो इशू है, अगर हमने उसको सॉल्व करना है, अगर हमने उससे सेटल डाउन करना है, इफ वी डू नॉट वांट कि कोई भी वहां पे किलिंग्स ना हो, कोई भी ह्यूमन राइट अब्यूजेस ना हो, तो उसके लिए द वन एंड द ओनली सोल्यूशन व्हिच कैन बी अडॉप्टेड, ठीक है ना, दैट इज गोइंग टू बी द टू स्टेट सोल्यूशन एंड सेड दैट द डायरेक्ट नेगोशिएशंस आर द ओनली, दैट इज द ओनली पाथ टू पीस। नेगोशिएशंस के बिना और कोई भी आपका, अगर हम बात करते हैं पीस की बात करते हैं, तो देयर इज नॉट, कोई भी और ऐसा पाथ नहीं हो सकता है, ठीक है जी। अब नाउ द, अगर हम इजराइल पैलेस्टीन की बात करते हैं तो देयर इज दिस डीहाइफनेशन पॉलिसी, क्योंकि अभी हमने रिसेंट जस्ट डिस्कस्ड कि हाँ जी इंडिया वाज द लास्ट नॉन मुस्लिम नेशन टू रिकॉग्नाइज इजराइल एंड द फर्स्ट नॉन अरेबियन कंट्री टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। तो ये क्या चल रही थी, दिस वाज अबाउट द हाइफनेशन, कि हम इजराइल और पैलेस्टीन को हमेशा साथ साथ लेके चलते थे। अब रिसेंटली क्या हुआ है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, वी हैव मूव्ड टू द डीहाइफनेशन, ठीक है ना। सो व्हाट इज दिस डीहाइफनेशन, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली एन इंडियाज अटेम्प्ट, ये हमारी एक डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट है, हमारी फॉरेन पॉलिसी के अटेम्प्ट है, किस चीज को लेके, टू सेपरेट इट्स रिलेशनशिप विद इजराइल फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विद पैलेस्टीन। जब भी, इससे पहले जब भी हमारी इजराइल या फिर पैलेस्टीन की कोई भी हमारी जो हमारे यहाँ लीडरशिप लेवल की विजिट होती थी, तो वहां पे दोनों कंट्रीज को साथ साथ विजिट किया जाता था, सो दैट ऐसा कोई नेगेटिव पोर्ट्रेयल ना हो दैट वी आर ओनली विद द इजराइल और वी आर ओनली विद द पैलेस्टीन। तो वो हमेशा साथ साथ होके चलता था, ठीक है ना। अब रिसेंटली क्या हुआ है, वी हैव डीहाइफनेटेड इट, ठीक है ना। सो रिलेशंस विद इजराइल दे स्टैंड on its own merit and relations with Palestine stand on its own merit. So we have separated both the relations from each other. ठीक है ना। So इसके अंदर क्या है, so under this dehyphenation policy, India has sought to engage with both Israel and Palestine on separate tracks. ठीक है ना। So दोनों countries को के साथ separately on different tracks हम अपने relations establish करेंगे, pursuing इट्स इंटरेस्ट विद ईच कंट्रीज इंडिपेंडेंटली। दोनों कंट्रीज के साथ जो हमारे इंटरेस्ट है उनको हम इंडिपेंडेंटली परस्यू करेंगे। इजराइल के साथ अच्छे हैं, दैट डज नॉट मीन कि हम पैलेस्टीन के साथ नहीं बनाएंगे, उनके साथ भी बनाएंगे, ठीक है ना। बट पैलेस्टीन के साथ जब बनाना है, वी विल बी डूइंग इट सेपरेटली। सो दोनों कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, बट वी आर गोइंग टू undertake our relations separately with each other, okay. And now India's relationship with Israel would stand on its own merits, independent of its relationship from the Palestine. So this is your dehyphenation policy of India, which India has recently undertaken in the very lately, ठीक है ना। in the current हमारी जो गवर्नमेंट है उनके टाइम पीरियड के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी में ये चेंज देखा गया है, ठीक है जी। अब आता है चैलेंजेस। सो व्हाट आर गोइंग टू बी द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इजराइल रिलेशनशिप, ठीक है ना। सो सबसे पहला चैलेंज आता है आपका ईरान के साथ, ठीक है। सो इजराइल इट सीज ईरान एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, ठीक है ना, व्हाइल इंडिया वैल्यूज इट्स कोऑपरेशन ऑन एनर्जी सप्लाई एंड चबहार पोर्ट रूट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया वाया ईरान, ठीक है ना। सो ईरान की अगर हम बात करते हैं तो ईरान में हमने
first of all, we are the second largest buyer of Iranian oil after China. And secondly, अफगानिस्तान में जाने के लिए, सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए हमने वहां पे छपार पोर्ट बनाया. सो ये दिखाता है कि हाँ जी ईरान की इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है. बट ईरान एंड इजराइल तो दे डू नॉट हैव गुड रिलेशंस विद ईच अदर. सो ये एक चैलेंज आ जाता है हमारे लिए, बिकॉज इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमने अभी डिस्कस किया है डिफेंस सेक्टर को लेके, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके, बट although Iran is also very important for us. So challenge है हमारे लिए कि how are we going to diplomatically manage the relations between India and between Israel and Iran. more so जब ये देखा गया कि हाँ जी दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस है वो इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना. देन अप्रोच टुवर्ड्स अरब वर्ल्ड, ठीक है जी. सो इजराइल हैज डिफरेंसेस विद अरब नेशंस, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, ठीक है जी, या फिर चाहे आपका वो कुवैत आ रहा है, चाहे वो आपका ओमान आ रहा है, ठीक है. सो यू नो इजराइल हैज डिफरेंसेस विद अरब वर्ल्ड वाइल, ठीक है ना. whereas India's recent UN vote against US on Jerusalem reflects India's significant interest in the region, ठीक है ना. so Israel and USA, so they are having good relations with each other, but US के किसी भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट इंडिया ने UN के प्लेटफॉर्म पे वोट किया. so this shows कि we are going to face and we are facing certain challenges diplomatically when it comes to relations between India and Israel with respect to Arab world and with respect to UN, US also, ठीक है जी. एंड देन स्टैंड ऑन चाइना. सो अगर हम बात करते हैं, चाइना इज यूएस इजराइल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. अभी हमने डिस्कस किया दैट इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इजराइल, वेयर एज चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इजराइल, ठीक है ना. सो चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इजराइल इन एशिया, ठीक है ना. सो कहीं ना कहीं हम दिखा सकते हैं कि हाँ जी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में चाइना और इजराइल की जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे हैं. सो इंडिया इज गोइंग टू फेस अ चैलेंज विद रिस्पेक्ट टू हैविंग गुड बायलैटरल रिलेशंस विद इजराइल व्हेन इट कम्स टू, ठीक है ना, व्हेन द कंट्री इन क्वेश्चन इज चाइना. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू पोज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर इंडिया, ठीक है जी. एंड देन नेक्स्ट स्टेज ऑफ एफटीए, ठीक है ना. सो दोनों कंट्रीज, अगर दोनों कंट्रीज की बात करते हैं तो एफटीए बिटवीन बोथ द नेशंस इज स्टक बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स फ्रॉम इंडियाज डोमेस्टिक इंडस्ट्री, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी चाहती है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में एडवांस इंप्रूवमेंट्स के लिए, बट कहीं ना कहीं वी आर हैविंग गुड इकोनॉमिक रिलेशंस, वी आर बाइंग हैविंग बायलैटरल टाई अप्स विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन, ठीक है ना. So, उसको लेके अगर हम देखेंगे हमारे एफटीए इस सेक्टर में दैट इज स्टक विद ईच अदर, ठीक है ना. एंड ऑल्सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डीलिंक इजराइल पैलेस्टाइन इंडिया फॉरेन पॉलिसी. हम कह तो रहे हैं कि हाँ जी हमने डीहाइफनेट कर लिया है, बट कहीं ना कहीं अगर हम डीहाइफनेशन की बात करते हैं, सो पैलेस्टाइन ऑल्सो ऑलवेज गेट सॉलिडारिटी फ्रॉम द अरब वर्ल्ड, बी इट यूएन, बी इट यूए, बी इट सऊदी अरेबिया, ठीक है ना. एंड इट इज वेरी इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर इंडिया बिकॉज हमने पैलेस्टाइन और इजराइल के इशू को मैनेज करना है, डिप्लोमेटिकली मैनेज करना है, बिकॉज अरब वर्ल्ड के साथ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. तो हम किसी एक सेगमेंट को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते हैं. इजराइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड सिमिलरली द अरब वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो इट इज definitely going to be very difficult for India कि how it is going to manage its relationship between Israel and Palestine, ठीक है जी. हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने कवर किया था इंडिया और इजराइल इन आर बायलैटरल ग्रुपिंग टॉपिक. अब हम कवर करेंगे इंडिया और फ्रांस. बच्चे जब हम इंडिया और फ्रांस को देखते हैं तो इंडिया और फ्रांस को लेके एक बहुत बड़ी बात हमारे ध्यान में आती है कि जब हमारे साथ दुनिया में कोई भी कंट्री हमारे साथ नहीं खड़ी थी, जब व्हेन वी वर बीइंग इम्पोज्ड दी सैंक्शंस बाय यूएसए, तो उस टाइम पे अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वो एक कंट्री जिसने इंडिया को सपोर्ट किया था, इंडिया को वो क्रिटिकल हेल्प प्रोवाइड की थी, सो दैट वाज फ्रांस, ठीक है. सो तब से ही आज तक इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस बहुत ही एक्सटेंसिव हो चुके हैं और बायलैटरल रिलेशंस they have eventually evolved into strategic relations. और हम उससे भी आगे जा चुके हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप की तरफ हम पहुंच चुके हैं बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को. अगर हम यूपीएससी पेपर के हिसाब से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज वेरी फ्रीक्वेंटली हमारे दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्रेसिडेंट, बहुत फ्रीक्वेंटली एक दूसरे के साथ मिलते हैं. तो कहीं ना कहीं जो बॉनहोमी है, जो वार्मथ है दोनों लीडर्स के बीच में, वो बहुत अच्छी है. तो दैट बिकम्स अ वेरी फेवरेबल टॉपिक फॉर यूपीएससी, ठीक है जी. तो स्टार्ट करते हैं इंडिया एंड फ्रांस.
ओके ठीक है ना. सो इंडिया और फ्रांस की बात करते हैं. सो दे हैव बीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है ना. ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में दोनों ही देश हैं जो एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं. वाई फ्रांस इज देयर? बिकॉज अगर हम इंडियन ओशन के आइलैंड्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं विच बिलोंग टू फ्रांस. ठीक है ना. तो फ्रांस का उनका अपना इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट आता है, बिकॉज मेनी आइलैंड्स बिलोंग टू फ्रांस इटसेल्फ. जैसे आपका रियूनियन आइलैंड है, दैट इज देयर इन इंडियन ओशन. तो इंडो पैसिफिक जो रीजन है, देन यू हैव गॉट पैसिफिक में आपके पास फ्रेंच पॉलिनीजिया है, वो भी फ्रेंच आइलैंड्स हैं. तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी, ये जो रीजन है, इंडिया बीइंग ज्योग्राफिकली लोकेटेड है और फ्रांस बीइंग कैरिंग और होल्डिंग सर्टेन आइलैंड्स इन दिस पर्टिकुलर रीजन. इस वजह से दोनों ही कंट्रीज के लिए इंडो पैसिफिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है इस एरिया को लेके. ठीक है जी. Both the nations they established their relations way back in 1947 और 1998 में दोनों की जो पार्टनरशिप है वो स्ट्रैटेजिक लेवल तक हम कह सकते हैं कि वो अपग्रेड हो गई थी. और अगर हम उनके आइडियोलॉजी की बात करते हैं, सो दे आर वर्किंग टुगेदर बेस्ड अपॉन ट्रस्ट. ठीक है जी. शेयर्ड कमिटमेंट टू यूएन प्रिंसिपल्स एंड कॉमन वैल्यूज विच आर रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ. बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां पे दोनों ही कंट्रीज के जो व्यू पॉइंट्स हैं एक कॉमन इशू को लेके वो सब सेम ही देखने को हमें मिले हैं. तो हम कह सकते हैं कि कॉमन आइडियोलॉजी है, ट्रस्ट है, शेयर्ड वैल्यू के ऊपर दोनों नेशंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. ठीक है जी. अब दोनों कंट्रीज के पिलर्स की बात करते हैं. अगर हम रिलेशनशिप की बात करेंगे, सो देयर मस्ट बी सम पिलर्स. तो कौन कौन से पिलर्स हैं जहां पे जिनके बेसिस के ऊपर इंडिया और जो फ्रांस है एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं? ठीक है जी. सो बोथ द नेशंस सो दे हेल्ड ऑन टू 3 पिलर्स इन द रिलेशनशिप. पहला आता है आपका म्यूचुअल ट्रस्ट का. ठीक है जी. सो फर्स्ट इज योर म्यूचुअल ट्रस्ट for what? For non interference in internal affairs, that India and France they have trust on each other that they will not be interfering in the internal affairs of each other's domestic affairs. Second is a firm commitment to what? To strategic autonomy. Every country holds on to strategic autonomy and both the nations they support each other in this. ठीक है ना. And non alignment. Okay. And the third is a shared stance on refraining from involving each other in respective coalitions and alliances. ठीक है ना. So पहला हमारा थर्ड है वो आता है कि हाँ जी, that both the nations they will refrain from involving each other in respective coalitions and alliances. For example, NATO. Example NATO का लेके चलते हैं. France is a member of NATO. But France has always disapproved the entire concept of NATO plus, जिसमें कि इंडिया भी उसका शामिल, यूएसए के लिए यूएसए के द्वारा ये कंसेप्ट लाया जा रहा है कि नेटो प्लस होना चाहिए. ठीक है. जिसमें इंडिया भी इंक्लूड किया जा रहा है. फ्रांस हैज स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड इट एंड सेम गोज फॉर इंडिया ऑल्सो. इंडिया ने भी इस चीज को डिसअप्रूव किया कि हाँ जी, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ नेटो डज नॉट बिलोंग टू इंडिया. तो वो यहाँ पे आता है. ठीक है ना. सो दीज आर द 3 मेन पिलर्स जिनके बेसिस के ऊपर दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हुए हैं. ठीक है जी. अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है आपका डिफेंस पार्टनरशिप. ठीक है जी. सो एट द कोर ऑफ इंडो फ्रेंच रिलेशंस इज द डिफेंस पार्टनरशिप. ये बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है दोनों कंट्रीज के रिलेशंस में. ठीक है जी. ये आज कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है. सो दिस स्टार्टेड वे बैक इन 1960s. ठीक है ना. जब फ्रेंच एयरक्राफ्ट और जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने इंडियन एयर हमारी जो फ्लीट है उसको ज्वाइन किया था. चाहे आपका जैगुआर है, एलीज है, मिस्टियर है, ओरेगन है, ये सारे के सारे जो फ्रेंच एयरक्राफ्ट और जो हेलीकॉप्टर्स की जो प्रॉपर फ्लीट थी, इन्होंने इंडियन एयर को ज्वाइन किया था. देन अब हाँ रिसेंटली अगर हम देखें तो वी हैव गॉट द रफेल डील. ठीक है ना. सो रफेल डील है जिसके बाद एक तो है कि आपका जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी डील चल रही है. उसके साथ साथ इंडिया ने इसी के मरीन वर्जन्स को भी हमने एक्वायर किया है. ठीक है ना. सो कहीं ना कहीं हमारी एयरफोर्स की जो कैपेसिटी बिल्डअप को एनहांस करने में फ्रांस का बहुत बड़ा हाथ है. देन ऑल्सो फ्रांस की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हुआ है इंडिया को लेके. ठीक है जी. किस चीज में? ठीक है जी. जहां पे फ्रांस विल बी हेल्पिंग इंडिया इन कंस्ट्रक्टिंग द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स. 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स इंडिया बना रहा है विद द हेल्प ऑफ फ्रांस. ठीक है जी. एंड देन अगर हम जॉइंट एक्सरसाइजेस की बात करते हैं तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दोनों की ही है हमारी. ठीक है जी. आर्मी की शक्ति एक्सरसाइज है, नेवी की वरुण है और एयरफोर्स की गरुड़ है.
ठीक है जी। सो ये आपकी 3 जॉइंट एक्सरसाइज हैं जो कि इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ मिलके करता है। ठीक है, अब देन अभी हमने डिस्कस किया था दैट नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है ना, और हम कह सकते हैं रिफ्रेनिंग, ठीक है ना, इन दी ईच अदर्स कोalitions और अलायंसेस। तो सिमिलैरिटी इन स्टैंड ऑन नेटो प्लस, ठीक है ना। सो फ्रांस हैज पब्लिकली अनाउंस्ड कि इट डिसअप्रूव्स द एंटायर कंसेप्ट ऑफ नेटो प्लस पार्टनरशिप दैट वुड सी ट्रांस अटलांटिक अलायंसेस बिल्ड ओवर टाइज विद जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड इवन इंडिया। तो फ्रांस ने इस चीज को डिसअप्रूव किया है एंड ऑल्सो इंडिया ने भी इस चीज को रिजेक्ट किया है कि हाँ जी, इवन दिस कंसेप्ट डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। कॉमनैलिटी है विजन की, कॉमनैलिटी आइडियोलॉजी की, तभी ऐसी चीजें आ रही हैं। ठीक है जी। फिर आती इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर हम बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं तो द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द नेशंस, ठीक है ना, 22-23 की अगर हम बात करेंगे तो $13.4 बिलियन का ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में। एंड जो इंडिया से एक्सपोर्ट जाता है दैट इज क्लोज टू $7 बिलियन। ये बायलैटरल ट्रेड है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट आया है क्लोज टू $10.5 बिलियन एंड फ्रांस बीइंग द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इनटू इंडिया। ठीक है ना। सो ये दिखाते हैं कि हाँ जी, इंडिया और फ्रांस ऑन इकोनॉमिक टर्म्स दे हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईच अदर। ओके, अगला आता है कोऑपरेशन इंटरनेशनल फोरम, ठीक है ना। सो फ्रांस ने शुरू से ही इंडिया को सपोर्ट किया है, चाहे वो हमारी बिड है टू परमानेंट सीट इन यूएनएससी और चाहे वो है हमारी मेंबरशिप इनटू द एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है, प्लस यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबरशिप के लिए हमारा जो एक स्टैंड पॉइंट है, उन दोनों को ही फ्रांस ने सपोर्ट किया है। ठीक है जी। फिर एनर्जी और क्लाइमेट कोऑपरेशन। डिफेंस के बाद अगर कोई मेजर पिलर है दोनों कंट्रीज के बीच में तो वो होती है आपका एनर्जी और क्लाइमेट कोऑपरेशन। ठीक है जी। सो ये अगेन जैसे फ्रांस डिफेंस कोऑपरेशन स्टार्टेड वे बैक इन 1960s, सिमिलरली अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो भी 1984 से ही स्टार्ट हो गई है। 1980 से हम कहते हैं कि स्टार्ट हो गई थी, जब 1984 में तारापुर जो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है ना, जिसकी जो सप्लाई है न्यूक्लियर जो फ्यूल की जो सप्लाई है, ठीक है ना, वो यूएस की तरफ से आती थी। जब यूएस ने उस चीज को से विड्रॉ कर लिया, उस टाइम पे दैट सप्लाई वाज कंटिन्यूड और कैरी फॉरवर्ड बाय फ्रांस। तो तब से इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। और अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना, सो अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रांस हैज आल्सो, इंडिया हैज सपोर्टेड फ्रांस, ठीक है ना, इन द पेरिस एग्रीमेंट आल्सो, जहां पे क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए जितने भी इनिशिएटिव्स की बात की जा रही है वहां पे इंडिया ने फ्रांस को सपोर्ट किया है। एंड दोनों कंट्रीज ने मिलकर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था, जिसके हेडक्वार्टर्स आपके गुड़गांव में है, इंडिया में गुड़गांव में है। ठीक है जी। एंड देन इंडिया और फ्रांस की अपनी के पार्टनरशिप भी है विच इज 2047 पार्टनरशिप फॉर प्लैनेट अंडर योर होराइजन 2047 रोड मैप, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस किया जा रहा है। सो दीज आर दी, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो इन इस सेक्टर में कैसे इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर अभी हमने होराइजन 2047 की बात की है, तो व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स विच आर इंक्लूडेड इन दिस होराइजन 2047, बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट बिटवीन बोथ द नेशंस। सो क्वाइट बी अ वेरी फेवरेबल टॉपिक ऑफ यूपीएससी कि हाँ जी, कैसे फ्रांस और इंडिया इस रोड मैप के अंदर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। सो व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ दिस 2047 रोड मैप है जो आपका, ठीक है जी। सबसे पहले आता है आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एनवायरमेंट है। तो एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या किया जा रहा है, ठीक है जी। सो बोथ द नेशंस, सो दे आर कमिटेड टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, बाय फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है जी। एंड फ्रांस इज इन्वॉल्व इन सर्टेन प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग अंडरटेकन इन इंडिया, जिसमें आता है आपका पुणे का मेट्रो सिस्टम है और चंडीगढ़ का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है, that is being funded or that is being supported by France under the आपका जो असिस्टेंस जो डेवलपमेंट फंड होता है, फ्रांस की तरफ से जो असिस्टेंट डेवलपमेंट फंड दिया जा रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है ना, इंडिया को मिलता है, विच इज क्लोज टू योर 4 बिलियन यूरोज है, ठीक है जी। 4 बिलियन यूरोज इंडिया को मिलता है। तो उस एएफडी से बहुत सारे इंडिया में इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट्स अंडरटेक किए जा रहे हैं विच आर इन रियलिटी ऑन ग्राउंड वर्किंग टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ आवर एनवायरनमेंट, ठीक है जी। सो दिस एम्फसाइज सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो बोथ द नेशंस दे हैव ऑल्सो committed with each other to curb plastic pollution, ठीक है ना, through various international agreements, recycling programs as well as your innovative solutions, ठीक है। Then first was environment, second came your biodiversity,
ठीक है। सो बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या है, सो बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है और एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। और सबसे बड़ा एग्जांपल देखने को मिलता है ऑफ AFD इज जो हमारा असम में चल रहा है प्रोजेक्ट राइनो, ठीक है ना, विच इज वन हॉर्न राइनो को प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा प्रोजेक्ट राइनो चल रहा है उसके लिए जो असिस्टेंस मिल रही है दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय फ्रांस, ठीक है ना। सो ये उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। सो इंडिया इज द टॉप पार्टनर फॉर द AFD इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट, ठीक है ना। ऑल्सो 63% जो इसका पोर्टफोलियो है वो जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट करने में मारा जाता है। सो अगेन दिस शोज द शेयर्ड दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ फ्रांस टुवर्ड्स इंडियाज ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। देन थर्ड इज योर क्लाइमेट चेंज। सो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज में सो फ्रांस इज सपोर्टिंग इंडिया फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, डीकार्बोनाइज हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी और रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है जी। सो हमारा जो ISA है वो इसी के अंदर एक इनिशिएटिव हम लेके चल सकते हैं कि हाँ जी, क्योंकि ISA भी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात की जा रही है। हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है उससे वो कम होगी, ठीक है ना। एंड इन ऑल विल बी एबल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है। एंड सिंस 2000 अभी हमने बात की थी कि फ्रांस हैज इन्वेस्टेड 4 बिलियन यूरोस अंडर दिस AFD, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इज योर स्पेस, ठीक है ना। सो दिस वाज नंबर 3, नंबर 4 स्पेस, ठीक है जी, एंड दिस इज नंबर 5। सो अगर हम स्पेस की बात करते हैं तो इसरो हमारा इंडिया का इसरो है और फ्रांस की CNES, ठीक है ना। सो दे आर कोलैबोरेटिंग इन जॉइंट रिसर्च प्रोग्राम, जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल आपको GSAT-24 कम्युनिकेशन सैटेलाइट की तरफ से मिलता है, जो कि आपका न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या जो हमारी सैटेलाइट प्रोजेक्ट है दैट वाज सक्सेसफुली लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गायना। सो ये दिखाता है कि कैसे इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ स्पेस सेक्टर में भी कोलैबोरेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है जी, आपके पास तृष्णा है, ठीक है, ये ठीक है ना, आपके पास तृष्णा है। देन यू हैव गॉट द मेगा ट्रॉपिक्स ऑल्सो। तो ये भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं स्पेस सेक्टर में जो कि इंडिया और फ्रांस एक दूसरे के साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम सिविल न्यूक्लियर की बात करते हैं तो तारापुर का हमने एवोल्यूशन में हमने देखा था कि हाँ जी 1980s में जब तारापुर पावर प्लांट की सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कैसे फ्रांस ने हमारी मदद की थी। अगर हम आज की बात करते हैं तो दोनों कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है ऑन द फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन 6 यूरोपियनाइज्ड जो हमारे जो यूरोपियन स्टाइल प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स की बात की जा रही है कि फ्रांस विल बी कंस्ट्रक्टिंग this European cell pressurized reactor for our जैतापुर nuclear power plant. So this shows कि हाँ जी कैसे France is actually in reality and on ground committed to promote renewable energy and to promote clean energy in India. ठीक है। सो अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशन। सो व्हाट इज देयर, सबसे पहले इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। अभी हमने बात की कि जी दोनों कंट्रीज का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि दोनों कंट्रीज सो दे आर ज्योग्राफिकली लिंक्ड टू दिस पर्टिकुलर रीजन। सो शेयर्ड कमिटमेंट है, शेयर्ड इंटरेस्ट है। सो रिलेशंस में सबसे पहली सिग्निफिकेंस ये आती है कि हाँ जी बोथ द नेशंस दे आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रमोटिंग द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है जी। सो फ्रांस इज कॉन्टिन्यूसली सपोर्टिंग इंडिया इन प्रमोटिंग स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो कहीं ना कहीं आपकी दोनों कंट्रीज की जो जॉइंट स्ट्रैटेजिक विजन थी इंडियन ओशन में वो उसके जरिए हमें ये चीज देखने को मिली कि कैसे दोनों ही कंट्रीज इस इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए कैसे इनिशिएटिव्स लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, ठीक है ना। सो बोथ द नेशंस आर आल्सो working together to promote strategic autonomy, like for example in Europe Russia is promoting the हम कहते हैं activities of aggression, ठीक है ना। सो कैसे India is always supporting the process or the path of dialogue, deliberations, negotiations, कि कैसे अब negotiations करके issues को solve कर सकते हैं rather than being aggressive. Same is being carried out by France in the Asia region, जहाँ पे यही जो initiatives हैं पहले वहाँ पे रशिया कर रहा है, यहाँ पे चाइना कर रहा है। तो कैसे वहाँ पर इंडिया में, ठीक है ना, इस एशिया रीजन में फ्रांस इज ऑल्सो सपोर्टिंग इंडिया टू प्रमोट द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ठीक है जी। फिर ग्लोबल पावर बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे हम देखने को मिल सकते हैं। सो बोथ द कंट्रीज आर आल्सो लाइक हम कह सकते हैं कि पार्टनरिंग विद ईच अदर इन मॉडरेटिंग द रशियन इन्फ्लुएंस इन यूरोप एंड चाइनीज इन्फ्लुएंस इन द एशिया, सो दैट देयर इज स्टेबिलिटी इन द ग्लोबल ऑर्डर एंड अ बैलेंस्ड वर्ल्ड इज बीइंग प्रमोटेड, ठीक है ना। एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस, अभी हमने बात की थी कि UN की परमानेंट सीट के लिए एंड NSG की मेंबरशिप के लिए फ्रांस इज ऑलवेज सपोर्टिंग इंडिया। सो दिस शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशंस ऑफ बोथ द नेशंस, ठीक है, कैसे दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
फिर डिफेंस कोऑपरेशन की हमने बात कर ही ली है कि हाँ जी कैसे डिफेंस सेक्टर में फ्रांस इज कॉन्टिन्यूसली सपोर्टिंग इंडिया ऑल द वे फ्रॉम बीइंग द रिलेशनशिप ऑफ अ बायर एंड अ सेलर। अब कैसे जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर बात आ गई है, ठीक है ना, राफेल की जॉइंट प्रोडक्शन के ऊपर बात की जा रही है। सो एंड प्लस मोर ओवर बोथ द नेशंस आर ऑल्सो वर्किंग टुगेदर इन अंडरटेकिंग वेरियस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑल्सो, ठीक है ना। सो दैट वे डिफेंस सेक्टर को लेके भी फ्रांस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। एंड फ्यूचर ओरिएंटेड कोलैबोरेशन तो हमने देख ही ली कि ये तो हमारे अब तक ये ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जहां पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे से के साथ शुरू से ही कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब फ्यूचर ओरिएंटेड एरियाज के ऊपर भी कोलैबोरेशन स्टार्ट हो गई है, जिसके अंदर 25 साल का एक रोड मैप आ चुका है, 2047 जो हमारा होराइजन है, ठीक है ना, जहां पे दे आर कोलैबोरेटिंग ऑन एडवांस टेक्नोलॉजीज। कौन कौन सी? सुपर कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड अदर सच क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज फ्यूचर डेवलपमेंट। सो फ्रांस इज ऑलवेज एंड कॉन्टिन्यूसली सपोर्टिंग इंडिया in its vision to be a developed nation, ठीक है। But however there are certain challenges they do which do persist। तो कौन कौन से challenges हैं? challenges में बच्चे लास्ट हमारी जो इंडो यूएस की क्लास थी वहां पे भी मैंने ये चीज डिस्कस की थी कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके सबके साथ जो challenges हैं वो आपके ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस के साथ वी वोंट बी हैविंग एनी border dispute or the river water dispute, we won't be having those disputes। डेवलप्ड नेशंस के साथ क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और वी आर नॉट जोग्राफिकली लिंक्ड विद दोज नेशंस आल्सो। सो जो एक डेवलप्ड नेशन के साथ हमारा कंसर्न है या फिर इश्यू, वही दूसरे के साथ भी हमारा होगा, ठीक है ना। तो वही हम देख लेते हैं कि आपको वही चीजें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। जैसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक लिमिटेशंस, जैसे हमारा यूएस के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, सिमिलरली हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फ्रांस के साथ भी नहीं है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा जो बीटीआई है साइन होना है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। डिस्पाइट हैविंग 13 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन स्टिल आपका बीटीआई नहीं साइन हुआ है। तो ये दिखाते हैं कि यस दिस इज द मेजर चैलेंज व्हिच परसिस्ट। और जिस दिन ये हमारा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा दैट डे देयर विल बी अ बिग बूस्ट टू इन द इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन बोथ द नेशंस। सो दिस इज फर्स्ट चैलेंज। सेकंड इज ट्रेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज, ठीक है ना। द डेवलप्ड नेशंस चाहे वो यूएसए हैं चाहे वो फ्रांस है, ठीक है ना, और एंड इवन फॉर यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, सो दे आर accusing India of for not promoting the intellectual property rights in our country। कहीं ना कहीं दिस विल हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द प्रोफेशनल्स और द साइंटिस्ट हु आर कॉन्टिन्यूसली एंगेज इन रिसर्चिंग एंड प्रमोटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। एंड इंडिया इज बीइंग अक्यूज कि हाँ जी इंडिया इन आईपीआर जो राइट्स हैं उनको प्रॉपरली एनफोर्स नहीं करता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है इंडिया और उनके बीच में, ठीक है ना, डेवलप्ड नेशंस के बीच में। एंड देन डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल स्टांसेस, ठीक है ना। अब डाइवर्जेंट जियोपॉलिटिकल स्टांसेस में क्या कह सकते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, फ्रांस हैज ऑलवेज कंडेम्ड रशिया फॉर इट्स एनेक्सेशन ऑफ यूक्रेन, ठीक है ना। बट इंडिया ने अभी तक रशिया को एक बार भी कंडेम नहीं किया है। वी हैव ऑलवेज प्रेस्ड अपॉन दैट द पीस कैन ओनली बी प्रमोटेड, ठीक है ना, by working on the path of talks, ठीक है। So we are always saying about कि हाँ जी the peace should be promoted, ठीक है ना। So there should be an end to the war, there should be dialogue delivery process should take place, ठीक है ना। But India has never condemned Russia for whatever it has undertaken in Ukraine। However France is always condemning Russia। So this shows the divergent geopolitical stances with respect to कॉमन जो ग्लोबल इश्यूज दोनों कंट्रीज के बीच में आ रहे हैं, ठीक है जी। क्लियर है? आई होप आपको ये चैलेंजेस क्लियर समझ आ रहे हैं कि हाँ जी व्हाट ऑल नीड्स टू बी रिटन। जब भी बच्चे हम यूपीएससी के आंसर की बात करते हैं तो यूपीएससी के क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द मेन सेंस दैट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर यू, कि आपको क्या लिखने के लिए बोला जा रहा है। और फिर अगर आपके पास क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया एंड यू हैव प्रॉपरली प्रिपेयर्ड द कंटेंट फॉर द कंट्री जिसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछा गया, देन द क्वेश्चन इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट इट, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। बट द मेन इश्यू यहाँ पे आ जाए कि हाँ जी इफ however if you have clearly understood the directive कि वो पूछ क्या रहे हैं, is it asking you to evaluate, is it asking you to assess, is it asking you to discuss or describe। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ जी पूछा क्या जा रहा है, कि आपने इवेल्युएट करना है कि आपने एनालाइज करना है। अगर आपको वही क्लियर नहीं है देन यू वोंट बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। तो पहले डायरेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको इन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के अपने आंसर को फ्रेम करना है। जितना ज्यादा अपना आंसर राइटिंग आप करोगे उतना ज्यादा आपका आंसर ब्यूटीफुली फ्रेम होगा, ठीक है जी।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई है। हमारा पिछला लेक्चर था इंडिया इजराइल के ऊपर, आज की हमारी नया जो है, ठीक है ना। सो नाउ वी डिस्कस इंडिया फ्रांस रिलेशन। आई होप आपको दोनों ही जो चैप्टर्स हैं वो समझ आए हैं, दोनों ही जो रिलेशंस हैं वो यू हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टूड द मेन नुआंसेस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है ना। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट देन फील फ्री टू डिस्कस द सेम विद अस, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, feel free to connect with us on this particular telegram channel also, ठीक है ना। सो इफ यू आर कंफर्टेबल तो आप इस वीडियो के हमारे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी अपना कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो यू कैन टॉक यू नो कन्वे योर कंसर्न हेयर ऑल्सो, ठीक है ना। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। आपको अगली क्लास में फिर मिलेंगे विद अनदर सेट ऑफ टॉपिक, ठीक है ना। सो अगली क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा, सो दैट इज गोइंग टू बी द रिलेशंस ऑफ इंडिया विद योर सेंट्रल एशियन नेशंस एंड द रिलेशंस ऑफ इंडिया विद द आसियान नेशंस, क्योंकि ये दो मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक हमारी ईस्ट एशिया पॉलिसी को लेकर है, एक हमारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी को लेकर है। तो अगली क्लास में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।